हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाल एकेडमी। आई एम ईशा उपाध्याय एंड आज हम करेंगे न्यू टॉपिक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को कंटिन्यू करते हुए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्लेटो कौन थे, तो प्लेटो एक थिंकर थे। ठीक है, तो उन्होंने बहुत कुछ हमारे सोसाइटी को दिया था, उसके बारे में हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। उनकी क्या थॉट्स थी, कैसे वो थिंकर बने। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता था और सब। तो सबसे पहले थॉट्स ऑफ प्लेटो। प्लेटो इज़ नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इफ सोक्रेट्स इज नोन एज फादर ऑफ फिलोसफी हु डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ गुड लाइफ। अगर सोक्रेट्स फादर ऑफ फिलोसफी थे जो ये डिस्क्राइब किए थे कि गुड लाइफ की मीनिंग क्या होती है, तो प्लेटो जो थे वो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी थे, वो पॉलिटिक्स के फिलोसफी थे। ठीक है, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब वॉट कॉन्स्टिट्यूट एन आइडियल स्टेट। मतलब क्योंकि ये पहले ऐसे पर्सन थे जो ये कंस्टिट्यूट किए थे, बताए थे कि आइडियल स्टेट क्या होता है। आइडियल स्टेट क्या होता है? आइडियल स्टेट जैसे कि कोई ऐसा हम कोई आइडियल किसी को मानते हैं कि जैसे हम इनकी तरह बनना चाहते हैं, वैसे ये आइडियल एक स्टेट माने थे कि ऐसा हमारा एक स्टेट होगा जिसमें सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ वेल एंड गुड होगा। तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। सो अभी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट गुड पॉलिटिकल लाइफ, ये बताए थे प्लेटो की गुड पॉलिटिकल लाइफ होता है। व्हाट इज़ आइडिया बिहाइंड द स्टेट, स्टेट के पीछे की आइडिया क्या है। व्हाट आर एथिक्स और पॉलिटिकल क्लास, एथिक्स क्या है, पॉलिटिकल क्लास क्या है। और बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन जो प्लेटो का रहा है वो है थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। सो वी कैन से कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन उनकी क्या थी, थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। फिलोसफर किंग एक ऐसे किंग थे जिनको इन्होंने अपने आइडियल स्टेट में अज्यूम किया था और उन्हें ऐसा किंग बनाया था जो स्टेट के लिए सब कुछ करें। उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सो अकॉर्डिंग टू हिम दैट स्टेट इज़ आइडियल where philosopher are ruler, in the words of Plato, until philosopher are ruler or ruler learn philosophy there is no end of predicament of human life। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लेटो के हिसाब से, यानी कि उनके सोचने के हिसाब से स्टेट जो है वो आइडियल होता है, जहाँ पे फिलोसफर जो होता है वो रूलर होता है, राजा होता है फिलोसफर। प्लेटो के वर्ड्स में, मतलब उनकी शब्दों में, अनटिल फिलोसफर आर रूलर, जब तक फिलोसफर जो है वो राजा नहीं बनता, और रूलर लर्न फिलोसफी, और राजा जब तक फिलोसफी लर्न नहीं करता, तो कोई एंड नहीं है प्रेडिकेमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि ह्यूमन लाइफ के एग्जिस्टेंस का कोई एंड नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव क्या थे प्लेटो के एज अ थिंकर, मतलब वो क्या सोचते थे, उनके सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ही इज़ हाईली इमेजिनेटिव, रोमांटिक एंड यूटोपियन थिंकर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो हाईली इमेजिनेटिव थे, मतलब बहुत कुछ इमेजिन करते थे। लाइक कि हमारा सोसाइटी ऐसा हो सकता है, हम यहाँ पे अगर यहाँ घूम रहे हैं तो सब कैसे देख रहे हैं हमको, ऐसा करके वो इमेजिनेटिव थे। रोमांटिक थे, उनकी थिंकिंग बहुत ही रोमांस से रिलेटेड थी। एंड देन यूटोपियन, यानी कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं, ऐसी वर्ल्ड जो एग्जिस्ट नहीं करती है उसे यूटोपियन कहते हैं, तो वो यूटोपियन थिंकर भी थे। प्लेटो इज़ वेरी रेडिकल इन हिज आइडियाज़। प्लेटो बहुत रेडिकल थे अपनी आइडियाज़ में। ही सजेस्ट एक्सट्रीम सिचुएशन लाइक एबॉलिशिंग फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्लेटो बहुत ही रेडिकल मतलब आइडियाज़ उनके पास थी, मतलब बहुत ही, जिसको कह सकते हैं मतलब अनएक्सेप्टेबल, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे कि सजेस्ट किया था उन्होंने कि एक एक्सट्रीम सिचुएशन वो बताते थे कि एबॉलिश कर दीजिए फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी को, यानी कि हमारे पास कोई फैमिली नहीं हो सकती, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर रेडिकल आइडियाज़ बाय एरिस्टोटल, और इनके स्टूडेंट थे प्लेटो के, वो भी एक थिंकर है, उन्होंने भी इन्हें क्रिटिसाइज़ किया था इनके रेडिकल आइडियाज़ के लिए। ओके, प्लेटो इज़ आइडियलिस्ट। अब देखिए प्लेटो आइडियलिस्ट हैं, हम अभी पहले भी समझे कि प्लेटो की आइडियल स्टेट वगैरह उनको बहुत मन रहता था सोचने का। सो प्लेटो को हम कह सकते हैं कि वो एक आइडियलिस्ट थे। ठीक है, तो व्हाट इज़ आइडियलिज्म इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में आइडियलिज्म होता क्या है,
तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं आइडियलिस्ट और मटेरियलिस्ट को इन कंसेप्शन ऑफ रियलिटी। जो रियलिटी है उसके कंसेप्ट में आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म को डिफर कर दिया था। तो आइडियलिस्ट कौन होते हैं? सोक्रेट्स एंड प्लाटो, फॉर देम आइडिया इज रियल। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिखा है सोक्रेट्स, इन नहीं होगा एंड होगा, सोक्रेट्स एंड प्लाटो फॉर देम आइडिया इज रियल। उनके लिए आइडिया सच्चाई थी, सोक्रेट्स के लिए भी और प्लाटो के लिए भी। और मटेरियलिज्म में क्या होता था? कार्ल मार्क्स फॉर देम मैटर इज रियल। कार्ल मार्क्स जैसे लोगों के लिए मैटर रियल था। ठीक है, इन वर्ड्स ऑफ कार्ल मार्क्स कहते थे मैटर मतलब कि कह सकते हैं लाइक कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई सामान हो गया, कोई भी चीज़ मतलब जो दिखती है, जो एग्जिस्ट करती है, लाइक फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स और ये सारी चीज़ें, लेबर्स, ह्यूमंस, ये सब लोग वो थे, मटेरियलिस्ट्स कहलाते थे। और आइडियलिस्ट कौन थे? जो सोचते थे चीज़ों के बारे में, लाइक सोक्रेट्स ने बहुत कुछ सोचा, लाइक कि सब कुछ सही होना चाहिए, उसके अपने बात को अपने वैल्यू करने के लिए, अपने आप को राइट शो करने के लिए हमें सही डिसीजन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें सोक्रेट्स बताते थे। प्लेटो ने ये बताया कि फिलोसफर किंग का होना ज़रूरी है, वो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जी रहे थे। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है इन वर्ड्स ऑफ कार्ल मार्क्स आइडिया और आइडियोलॉजी इज़ फॉल्स कॉन्शियसनेस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग आइडिया होता है जो, या फिर कोई आइडियोलॉजी अगर रखता है तो फॉल्स कॉन्शियसनेस है, यानी कि वो झूठ है, वो बकवास है। डिफरेंस बिटवीन मटेरियलिस्ट वर्सेस रियलिस्ट। अब यहाँ पे मटेरियलिस्ट और रियलिस्ट में डिफरेंस बताया है, चलिए देखते हैं। रियलिज्म इज़ यूज्ड इन स्पेसिफिक सेंस इन पॉलिटिकल थ्योरी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रियलिज्म जो है वो यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक सेंस में पॉलिटिकल थ्योरी में, यानी कि रियलिज्म रियलिटी होती है जो कि हम स्पेसिफिक सेंस यानी पर्टिकुलर प्लेस पे यूज़ करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। मैकियावेली इज़ नोन एज फादर ऑफ रियलिज्म। मैकियावेली भी एक थिंकर है, उनको भी आगे हम पढ़ेंगे। तो वो जो थे वो फादर ऑफ रियलिज्म उनको कहा जाता था। वो पहले ऐसे पर्सन थे जो स्टैब्लिश किए थे पॉलिटिक्स इन नॉन एथिक्स इज़ नॉट एथिक्स, सॉरी, वो बोले थे कि पॉलिटिक्स जो है वो नॉट एथिक्स है, यानी कि पॉलिटिक्स में कोई एथिक्स नहीं होती है, पॉलिटिक्स में हम एथिक्स नहीं ला सकते। लाइक कि अगर हमें कहीं पे जैसे मोदी जी हैं हमारे, तो अब हम एथिकल तुरंत नहीं बन सकते। अगर हमें तुरंत चाइना से वॉर हो रही है तो उस टाइम हम एथिक्स नहीं दिखा सकते वहाँ पे, पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, ऐसा इनका कहना था मैकियावेली का। आइडियलिस्ट कौन थे? प्लेटो, सोक्रेट्स, गांधी। इन लोगों के लिए पॉलिटिक्स और एथिक्स अलग हो ही नहीं सकती थी। ठीक है, क्योंकि प्लेटो का थिंकिंग यही था कि हमें सोसाइटी अच्छी बनानी है, ये हम, और उसी में पॉलिटिक्स भी था उनका। फिर सोक्रेट्स की भी सेम थॉट थी कि गांधी जी भी हम लोग उनको अच्छे से जानते हैं, लाइक उनके हर एक चीज़ों में था लाइक कि हम अहिंसा नहीं होंगे, हम हमेशा अच्छे राइट वे पे रहेंगे। तो ये लोग आइडियलिस्ट थे। ठीक है, रियलिस्ट मैकियावेली इन पॉलिटिक्स एंड जस्टिफाई मीन्स। देखिए मैकियावेली जो थे वो एक थिंकर थे, उनकी एक बुक थी जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स एंड जस्टिफाई मीन्स, यानी कि पॉलिटिक्स में एंड जस्टिफाई कर देता है मीन्स को, यानी जो आखिर होता है वो जो हम मीन्स करना चाह रहे थे, मतलब जो हम पाना चाह रहे थे उसको जस्टिफाई कर देता है। ओके, फिर यहाँ पे लिखा है प्रैग्मेटिस्ट बोथ आइडियलिस्ट एंड रियलिस्ट बैलेंस्ड मिडल पाथ। यहाँ पे लिखा है कि प्रैग्मेटिस्ट जो लोग होते हैं, एक जैसे रियलिस्ट होते हैं, आइडियलिस्ट होते हैं, वैसे कुछ लोग प्रैग्मेटिस्ट होते हैं। ये लोग दोनों के मिडल में रहते हैं, आइडियलिस्ट और रियलिस्ट के बैलेंस वे में। ठीक है, आइडियलिज्म इन पॉलिटिक्स थ्योरी ऑल्सो डिनोट फॉलोइंग एस्पेक्ट। कुछ एस्पेक्ट हैं जिसको डिनोट करता है आइडियलिज्म पॉलिटिकल थ्योरी में। ठीक है, क्या है पॉलिटिकल आइडियलिज्म? आइए देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे लिखा है कि पॉलिटिकल आइडियलिज्म जो है वो उसमें बताया गया है कि आइडिया जो होता है वो रियल होता है, यानी कि जो भी हम आइडिया के बारे में पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग, मतलब पॉलिटिक्स में आइडिया जो लोग सोचते हैं, जिनके लिए थिंकिंग ये मैटर करती है, उन लोगों के लिए आइडिया रियल होता है। होल स्टेट इज़ प्रायर टू इंडिविजुअल पार्ट। यहाँ पे लिखा है कि होल जो है यानी कि पूरा स्टेट जो है वो प्रायोरिटी में वो पहले आता है एज कम्पेयर टू पार्ट, यानी कि पार्ट यानी एक पर्सन के हिसाब से जो पूरे स्टेट के बारे में सोचा जाएगा वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होंगी। ठीक है,
नो कंसेप्ट ऑफ राइट्स, ओनली कंसर्न विद ड्यूटीज़। यहाँ पे लिखा है राइट्स का कोई कंसेप्ट नहीं होगा और सिर्फ ड्यूटी की सारी कंसेप्ट होंगी, ठीक है। मतलब कि हमारा कोई अधिकार नहीं होगा आइडियल कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग सिर्फ हमारा ड्यूटी होगा, ऐसा कहता है आइडियलिज्म। नो सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, पॉलिटिक्स और एथिक्स में कोई सेपरेशन नहीं है, मतलब कि पॉलिटिक्स और एथिक्स जो है उसमें हम डिफरेंस नहीं कर सकते उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। और प्लेटो बिलोंग टू, अब यहाँ पे कंसर्न्स दिए हैं कि प्लेटो एज अ थिंकर क्या कंसर्न उनके थे, ओके। सो प्लेटो बिलोंग्स टू एथेंस, प्लेटो कहाँ से बिलोंग करते थे, एथेंस से, मतलब उनका जो प्लेस था वो एथेंस था, ओके। एथेन वॉज इन अ बैड कंडीशन, एथेंस की बहुत ही बुरी कंडीशन थी क्योंकि एथेंस जो था वो हार गया था स्पार्टा। नहीं पढ़ाए थे लास्ट क्लास में हम, उसमें बताए थे कि एथेंस और स्पार्टा दो डिफरेंट ग्रीक के प्लेसेस थे। तो ये एंशियंट ग्रीक सोसाइटी थी जो कि बाद में जब प्लेटो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे उस टाइम पे एथेंस में वॉर हुआ था, पेलोपोनेशियन वॉर, उसके अकॉर्डिंग एथेंस जो थे वो डिफीट हो गए थे स्पार्टा के थ्रू, ठीक है। तो एथेंस वॉज वंस द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टेट, एथेंस जो था वो एक प्रोमिनेंट स्टेट था, मतलब एक अच्छा स्टेट होता पर नहीं हो पा रहा था। प्लेटो वांटेड टू नो रीज़न बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ एथेंस, अब प्लेटो को ये जानना था कि क्या रीज़न है एथेंस के डाउनफॉल के, मतलब पीछे का क्या रीज़न है, क्यों आखिर डाउनफॉल हुआ एथेंस का। तो जब वो पता करने की कोशिश किए, और उनको बहुत ही लव था अपने मदरलैंड से, किसी को भी होता है मदरलैंड से लव, सो उनका जो मदरलैंड से लव था वो यही कहता था कि उन्हें एथेंस के लिए आइडियल स्टेट बनाना है। वो सोच लिए थे कि अब वो आइडियल स्टेट एथेंस को बनाएंगे क्योंकि उनका जो स्टेट है वो बहुत ही बुरे कंडीशन में था उस टाइम पे, और वो लोग ज़्यादा हैवी होते हुए भी, ज़्यादा उनके पास पावर होते हुए भी वो हार गए थे छोटी से स्पार्टा प्लेस से, ठीक है। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन एथेंस एज पर प्लेटो, और प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग एथेन वाज नॉट अ सिंगल सिटी, एथेंस को एक सिंगल सिटी नहीं थी, देयर वाज टू सिटीज़, वहाँ पे दो सिटीज़ थी, सिटी ऑफ रिच और सिटी ऑफ पुअर। यहाँ पे सिटी ऑफ रिच भी थी और सिटी ऑफ पुअर, यानी कि गरीब लोग की अलग सिटी बना दी गई थी और पुअर्स की अलग, रिच की अलग, यानी अमीर लोगों की अलग। Ruling class was extremely rich, whereas majority was poor. Hence, despite patriotism, the moral of the people was down. यानी यहाँ लिखा हुआ है कि रूलिंग क्लास जो थी वो एक्सट्रीमली, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिच थी जो रूल कर रहे थे, और वहीं पे जो मेजॉरिटी थी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स जो थे वो पुअर थे। और पैट्रियोटिज्म तो था ही यहाँ पे, मतलब कि सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू एवरीवन नहीं चलती थी, बल्कि द मोरल ऑफ पीपल भी डाउन था, यानी कि यहाँ के लोगों का मोरल भी बहुत डाउन था क्योंकि वो लोग सोचते थे कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोगों को ऐसे ही रहना होगा क्योंकि हम लोग पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे रिच रूलिंग क्लास बहुत ज़्यादा थी नहीं, रूलिंग क्लासेस में कम लोग थे, वो सारे लोग रिच थे, और पुअर क्लासेस में मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स थे जो कि पुअर थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल, ये कंटिन्यू है वहीं पे, यहाँ पे लिखा है इट बिकम वल्नरेबल टू एक्सटर्नल थ्रेट्स, अभी एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए डरने लगे क्योंकि यहाँ पे जो रिच क्लास थी वो सारे पैसे करप्ट कर लेते थे, करप्शन में इन्वेस्ट कर लेते थे, तो कुछ बचता ही नहीं था कि वो प्रोटेक्शन या कुछ ऐसा हमारे लिए सोचेंगे, तो इस वजह से सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्टर्बेंस होती थी, ठीक है। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड बैड स्टेट ऑफ गवर्नेंस इन एथेंस, अब क्या रीज़न था गवर्नेंस में डिस्टर्बेंस होने का, बैड स्टेट ऑफ गवर्नेंस क्यों थी एथेंस में। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के हिसाब से जो रियल रीज़न था इग्नोरेंस था वो रूलिंग क्लास का, यानी कि जो रियल रीज़न था प्लेटो के हिसाब से वो इग्नोरेंस था रूलिंग क्लास का, यानी रूलिंग क्लास जो किंग्स फिलोसफर किंग थे अगर वो ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे, यही मेन रीज़न है वहाँ के लोगों, प्लेटो का कहना था ऐसा कि यहाँ पे स्टेट ऑफ गवर्नेंस जो थी वो बैड स्टेट थी,
ठीक है। दे वर इग्नोरेंट अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो लोग इग्नोर कर रहे थे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने स्टेट के तरफ। दे वर इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट दैट पब्लिक ऑफिसर आर नॉट प्राइवेट एंड्स, वो लोग इग्नोरेंट हो रहे थे कि ये सच्चाई थी कि पब्लिक ऑफिसर्स आर नॉट प्राइवेट एंड, कि वो प्राइवेट एंड नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो लोग इग्नोर कर रहे थे जो सच्चाई थी कि पब्लिक ऑफिसर जो होते हैं वो प्राइवेट एंड्स में नहीं रह सकते, यानी करप्शन नहीं कर सकते, पर वो लोग करते थे। दस लैक ऑफ गुड गवर्नेंस इज बिकॉज ऑफ करप्शन, यहाँ पे लिखा है करप्शन ही मेन रीज़न था बैड गवर्नेंस का यहाँ पे। ठीक है, या फिर कह सकते हैं लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी कि गुड गवर्नेंस की कमी, यानी अच्छे राजनीतिक होने की कमी थी यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या लिखा है, करप्शन इज़ बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, और जो करप्शन था वो इग्नोरेंस की वजह से था। अगर इग्नोर नहीं करते तो करप्शन नहीं करते, और करप्शन नहीं करते तो अच्छी गवर्नेंस होती। ओके, रूलिंग क्लास इन एथेंस वाज रनिंग आफ्टर मनी एंड पावर, जो रूलिंग क्लास थी यानी कि किंग्स और जो भी थे वहाँ के लोग, वो लोग अभी मनी और पावर के पीछे भाग रहे थे। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस, ये उनके इग्नोरेंस की वजह से हुआ है कि जो थिंकिंग है मनी और पावर की, वर अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इग्नोरेंस, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस दे वर थिंकिंग दैट मनी एंड पावर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो लोग इग्नोर करते थे कि क्या थिंकिंग है मनी और पावर के लिए, उन लोग इग्नोरेंस करके दे वर थिंकिंग दैट मनी एंड पावर वर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, उन लोग को लगता है वो अल्टीमेट सोर्स है हैप्पीनेस का। ठीक है, सिंस रूलिंग क्लास वॉज रनिंग आफ्टर मनी एंड पावर, क्योंकि जो रूलिंग क्लास था वो मनी और पावर के पीछे ही भाग रहा था। अदर ऑल्सो फॉलो देम, दूसरे भी उनको फॉलो करते। अब ऑब्वियस सी बात है कि जैसा देश रहेगा वैसे ही लोग रहेंगे वहाँ के, तो उसी के अकॉर्डिंग मनी के पीछे रूलिंग क्लास भी भागती थी, और मौका मिलता था तो मेजॉरिटी ऑफ पुअर जो थे वो भी ऐसा करने की कोशिश करते थे। हैंस एंटायर सोसाइटी वॉज करप्ट, और इसीलिए पूरी सोसाइटी ही करप्ट मानी जाती थी वहाँ की। इट हैड एथेंस इंटरनली वीक एंड सो एक्सटर्नली वल्नरेबल, अब यहाँ पे लिखा है यही जो रीज़न था मेन, जो एथेंस को इंटरनली बहुत वीक कर दिया था और एक्सटर्नली वल्नरेबल, यानी कि एक्सटर्नली वो दूसरों पर डिपेंड होने लगे थे। ठीक है, व्हाट आर द प्रॉब्लम इन रनिंग आफ्टर मनी एंड पावर, और मनी और पावर में आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्या है पीछे उसके भागने में। वो तो अच्छी चीज़ें होती हैं, मनी हो हम अपना सारा रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं, पावर होगा तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से वो कर सकते हैं, उसको निभा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मनी एंड पावर आर लिमिटेड इन नेचर, मनी और पावर जो होते हैं वो नेचर में लिमिटेड है, यानी कि मनी एक अमाउंट तक ही हम ले सकते हैं फिर ख़त्म हो जाएंगी, और वैसे ही पावर भी है जो एक लिमिट तक है, लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे, अब उससे ज़्यादा अनलिमिटेड कुछ और पावर तो हम ले नहीं सकते इंडिया के एग्जिस्टेंस में। सो इस टाइप से यहाँ पे बताया गया कि ये दोनों चीज़ें लिमिटेड होती हैं। ठीक है, तो और बाउंड टू क्रिएट कन्फ्लिक्ट, और इसके वजह से ये लोग क्या करती हैं, कन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं। कन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट करती हैं, क्योंकि मनी और पावर जब हमें काउज लाइक अगर एक ही घर में एक ही जगह पे सिर्फ कुछ पैसे हैं, उसके लिए सब लोग लड़ सकते हैं, ऐसा होता नहीं यूजुअली। जैसे एक एग्जांपल है कि मतलब अगर मनी है तो मनी अगर लिमिटेड है तो उसके लिए कुछ लोगों में फ़ाइट हो जाती है, और वैसे ही पावर है लाइक अगर इस क्लास में मॉनिटर 2-3 हो जाते हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि हमें बड़े रहना है, हमें बड़े रहना है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बट जस्ट एग्जांपल है कि ऐसा भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू प्लाटो वी शुड रन आफ्टर थिंग्स विच आर अल्टीमेट एंड ऑल ऑफ परमानेंट नेचर लाइक नॉलेज, कैरेक्टर, ड्यूटी। उनका कहना था कि प्लेटो का, कि हमें ऐसी चीज़ों के पीछे जाना चाहिए, यानी कि ऐसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो अनलिमिटेड है, जिनका कोई लिमिट नहीं है, वो ख़त्म नहीं होंगे, जो कि सारे परमानेंट नेचर्स के हैं। जैसे नॉलेज अगर हम एक बार गेन कर लिए वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तो उसके पीछे जाना चाहिए, और नॉलेज लेंगे तो उससे हमारे ही बेनिफिट्स होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। फिर कैरेक्टर, अगर हम एक अच्छे गुड कैरेक्टर के पर्सन बनते हैं तो फिर वो भी हमसे कभी दूर नहीं जाएगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा अच्छा कैरेक्टर। फिर ड्यूटीज़ हमारी क्या हैं उसको हम समझें, ये सारी चीज़ें हमें समझाती हैं कि कैसे अच्छे हम हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लाटो। ये सब उनका कहना था कि हमें इन सब चीज़ों के पीछे जाना चाहिए। देन
पॉलिटिकल आइडियलिज्म अभी भी है। हैंस प्लेटोज प्रिस्क्रिप्शन इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसफर किंग। अब यहीं पे प्लेटो जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि अपने साइड से सबको बताते हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसफर किंग होना चाहिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एक फिलोसफर किंग होंगे। ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, अब इन्फ्लुएंस किसका किसका था प्लेटो पे, अब इसको देख लेते हैं। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई सोक्रेटिस। सोक्रेटिस जो थे उनके इन्फ्लुएंस्ड हुए थे बहुत ज़्यादा, मतलब इनके ये स्टूडेंट थे सोक्रेट्स के प्लेटो, तो ये इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। जैसे कि इनका एक था थॉट नॉलेज इज़ वर्च्यू, जिसका मतलब था और इग्नोरेंस इज़ वाइस। ठीक है, इग्नोर करना वाइस है यानी अच्छा है। इफ एथेंस हैज़ टू बिकम अ वर्चुअस स्टेट, और यहीं से प्लेटो कहते हैं अगर एथेंस को वर्चुअस स्टेट बनना है, हैज़ टू बी रूल्ड बाय नॉलेज, उसको नॉलेज से रूल करना होगा। प्रोमिनेंट आइडिया ऑफ प्लेटो, अब हम प्लेटो के कुछ प्रोमिनेंट आइडियाज़ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडिया, यानी कि यहाँ कुछ प्रोमिनेंट आइडियाज़ हैं, यानी कि अभी आपको बताया मैंने कि प्लेटो आइडियलिस्ट थे, तो उनकी कुछ आइडियाज़ थी कि वो ऐसे ऐसे सोसाइटी को देखना चाहते थे, तो उन्हीं आइडिया के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। लाइक पहला है प्लेटो थ्योरी ऑफ आइडियाज़, उनकी आइडिया की क्या थ्योरी थी। फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस, आइडिया की क्या थ्योरी थी। फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस भी था। फिर थ्योरी ऑफ एडुकेशन था, उन्होंने पढ़ाई से रिलेटेड भी थ्योरी दी थी। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म था कि कम्युनिज्म में क्या थ्योरी है। थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग उन्होंने दिया था। थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट भी दिए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने थ्योरीज लिखी थी, जिसको हम आगे फर्दर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ प्लेटो, प्लेटो का कुछ क्रिटिकल इवैल्यूएशन है। लाइक प्लेटोज फर्स्ट फेसिस्ट, प्लेटो को कहता है फर्स्ट फेसिस्ट हैं ये, यानी कि फेसिज्म में जो डील करते हैं, लाइक फेसिज्म को फॉलो करते हैं। टोटलिटेरियन थे ये, एक ऐसा थिंकर जो कि सिर्फ अपने अकॉर्डिंग सोचता हो। एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, जैसे कि इनकी जो थिंकिंग थी, आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा हर एक चीज़ का मीनिंग। एनिमी थे ये, दुश्मन थे ओपन सोसाइटी के, यानी कि ओपन सोसाइटी जो भी कहती थी उसके पूरे तरीके से अगेंस्ट में इनकी थिंकिंग थी, इसलिए इनको ऐसा कहा जाता है। ये फर्स्ट फेमिनिस्ट थे, यानी कि विमेंस के बारे में पहली बार सोचने वाला कोई पर्सन वो भी यही थे। फर्स्ट कम्युनिस्ट भी थे। ओके, तो प्लेस क्या है प्लेटो के हिस्ट्री में ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। प्लेस ऑफ प्लेटो इन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी में वेस्टर्न फिलोसफी की क्या प्लेस थी। प्लेटो, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इट्स प्लेटो। ओके, प्लेटो यहाँ पे लिखा है प्लेटो इज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल फिलोसफी के प्लेटो जो थे वो फादर थे। वन कैन बी आइदर प्लेटोनिक, देखिए कोई या तो प्लेटोनिक हो सकता है या तो एंटी प्लेटोनिक, यानी कि हम प्लेटो के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं या तो प्लेटो से एकदम अगेंस्ट होके सोच सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ओपन सोसाइटी के एनिमी थे, तो यानी कि ओपन सोसाइटी के लोग बिल्कुल एंटी प्लेटोनिक है, और जो प्लेटोनिक को फॉलो करते हैं, प्लेटोनिक की थिंकिंग को समझते हैं, उनके लिए ये बेस्ट था। तो या तो कोई प्लेटोनिक हो सकता है या एंटी प्लेटोनिक, बट कैन नेवर बी प्लेटोनिक, सॉरी एंटी नॉन प्लेटोनिक होगा यहाँ पे, यानी कि कोई भी नॉन प्लेटोनिक नहीं हो सकता। यानी कि हम या तो प्लेटो के अगेंस्ट में हो सकते हैं या प्लेटो के साइड में हो सकते हैं, बट प्लेटो के बिना नहीं हो सकते। यानी कि कोई भी चीज़ जैसे हम कह सकते हैं, मतलब किसी की बातों के अकॉर्डिंग रह सकते हैं या उनके अगेंस्ट रह सकते हैं, बट हम उनके बिना नहीं रह सकते, तो वैसा ही है यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे लिखा है आइडिया इन हिज बुक द लॉज, उनकी बुक थी द लॉ करके, तो उसमें इन्होंने बताया है कि कैसे द लॉज में प्रॉपरली समझाया है चीज़ें कि आइडियाज़ कैसे होती हैं। ठीक है, एरिस्टोटल आइडियल स्टेट इज प्लेटो सेकेंड बेस्ट स्टेट, यहाँ बेस्ट स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिस्टोटल्स जो थे, इनके स्टूडेंट जो एरिस्टोटल थे और थिंकर भी हैं, वो आइडियल स्टेट को सोचते थे। प्लेटो का जो आइडियल स्टेट था उसको मतलब जो उनकी थिंकिंग थी उसके अकॉर्डिंग सेकंड बेस्ट स्टेट था, यानी कि फर्स्ट बेस्ट स्टेट तो वो था जो वो खुद क्रिएट किए थे, यानी खुद बताए थे उनकी जो थिंकिंग में थी, और उनके अकॉर्डिंग जो सेकंड बेस्ट स्टेट था वो प्लेटो का दिया हुआ था। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ इन्फ्लुएंस किसका था सोक्रेट्स पे, मतलब सॉरी प्लेटो पे सोक्रेट्स का कैसा इन्फ्लुएंस था, और
अदर इन्फ्लुएंसेस किसके थे, ठीक है, मतलब और कौन कौन से किससे किससे वो प्रेरित थे। जैसे कहते हैं ना कि हमें प्रेरणा मिलती है, तो किससे किससे प्लेटो प्रेरित थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑल दैट इज प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक, यानी कि कोई जानता नहीं है कि सोक्रेट्स थे या नहीं, बस प्लेटो के अकॉर्डिंग हमें पता चला, जैसे प्लेटो ने बुक्स में लिखी और कहने के अकॉर्डिंग थी। सो जो भी प्लेटोनिक सब जो भी प्लेटो बताते हैं वो सब सोक्रेटोलॉजी हैं, ठीक है। जैसे कि डायलेक्टिक्स, अभी हम पहले फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, डायलेक्टिक्स क्या होता था। डायलेक्टिक्स ऐसा डिबेट होता है जो आर्ग्यूमेंट होता है एक प्रैक्टिकल मैनर में, एक लॉजिकल मैनर में, ठीक है, जिसमें से हम अपने रीजंस को और मिस्टेक्स को फाइंड करते हैं प्रॉपरली और समझते हैं कि कहाँ पे डिस्टर्बेंस थी हमारी थिंकिंग में। तो उस टाइप से ये कहते थे प्लेटो की ये सोक्रेट्स की थिंकिंग थी और उन्होंने इसको फॉलो किया था। क्या था? डायलेक्टिक्स। ही हैज़ रिटन इन फॉर्म ऑफ डायलॉग, डायलॉग के फॉर्म में वो लिखे हुए हैं, जहाँ पे सोक्रेट्स जो है वो मेन कैरेक्टर है, जिसमें सोक्रेट्स मेन कैरेक्टर यानी कि डायलेक्ट्स की कुछ डायलॉग लिखी हुई हैं प्लेटो ने, जिसमें सोक्रेट्स को मेन कैरेक्टर उन्होंने दर्शाया है। इन्फ्लुएंसेस ऑन प्लेटो, प्लेटो पे किसके इन्फ्लुएंसेस है? तो पाइथागोरस के इन्फ्लुएंसेस है। पाइथागोरस हम सबको पता है बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस एंटायर यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो के अकॉर्डिंग जो भी पाइथागोरस के अकॉर्डिंग एंटायर यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स जो है वो मैथमेटिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और वैसे भी प्लेटो का जो यूनिवर्सिटी है ग्रीक में, और जो जब था भी तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर मैथ्स नहीं आता तो एग्जिट रही, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि मैथ्स मेन था वहाँ पे। मैथ्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर प्लेटो इंस्टीट्यूशन। ओके, प्लेटो की इंस्टीट्यूशन खुद की इंस्टीट्यूट थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, वो वहाँ पे पढ़ाते थे, ठीक है। तो वहाँ पे मैथमेटिक्स बेस था, यहीं से हमें पता चलता है कि वो इन्फ्लुएंस यहीं से हुए थे पाइथागोरस से। ओके, और एक वो थ्योरी ऑफ सोल दिए थे। तो लेट मी टेल यू कि जो सोल होती है वो इंडियन कंसेप्ट है, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में या वेस्टर्न कल्चर में नहीं माना जाता। तो ये मे भी पाइथागोरस को कह सकते थे, ये सब लोग कहते थे कि शायद पाइथागोरस ने इंडिया से ही वो अडॉप्ट किया था वो थ्योरी ऑफ सोल। ओके, फिर है दूसरे हेरेक्लिटस। हेरेक्लिटस भी एक पर्सन थे जिन्होंने बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड जो है वो चेंज को ही हम कहते हैं। ये यहाँ से भी इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रेरित हुए थे प्लेटो। कैसे? ये कहते थे कि हेरेक्लिटस कहते थे कि उनके हिसाब से चेंज जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है वर्ल्ड का। ओके, दुनिया में जो बदलाव होती हैं वही कैरेक्टरिस्टिक हैं दुनिया की। ओके, तो बदलाव ही पहचान है दुनिया के बदलाव करने का, अलग अलग चीज़ बदलना। तो वही चीज़ें फिलोसफर किंग के अकॉर्डिंग सोचते हुए प्लेटो ने सब हमें डिफ़ाइन किया, एक्सप्लेन किया। तो हम समझ सकते हैं कि वो चीज़ें उनको यहीं से इन्फ्लुएंस थे वो। ओके, फिर है पैरमेनाइड्स। पैरमेनाइड्स पे पैरामेंडीज थे। फिर इनका भी कुछ है थॉट। क्या है? अलॉन्ग विथ चेंज कंटिन्यूटी और परमानेंस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलॉन्ग विथ चेंज, बदलाव के साथ, कंटिन्यूटी और परमानेंस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कहते हैं कि सिर्फ चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, बल्कि अलॉन्ग विद डैट उसके साथ में कंटिन्यूटी और परमानेंस, यानी कि अगर कोई भी चीज़ चलते ही रहने चाहिए, साथ में परमानेंट भी हो, ऐसा भी होना चाहिए, तब वो चेंज के साथ चलता है। ठीक है, तो ये है वर्ल्ड। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्लेटो की एक इमेज स्टिक की है। अब यहाँ पे उनके बारे में मैंने लाइफ का शॉर्टली समझा दिया, तो आप लोगों से देख। यहाँ पे लिखा 427। इनका ये पता नहीं है, मतलब किसी को ये चीज़ की आइडिया नहीं है कि 427 में कब आए हुए थे ये, और 348 BC तक इनका लाइफ था। ओके, एंड देन लिव्ड अबाउट 200 years आफ्टर पाइथागोरस। पाइथागोरस के बाद इन्होंने 200 साल तक मतलब लिव्ड कहते हैं सब लोग ये थे। His real name was एरिस्टोकल्स नाम था इनका। ओके, इनका रियल नेम एरिस्टोटल नहीं, एरिस्टोकल्स था। इनके जो
बचपन में नाम था वो इनका रियल नेम यही था, ओके। बट हिज रेसलिंग कोच डब्ड हिम प्लेटॉन, पर उनके जो रेसलिंग कोच थे उन्हें प्लेटॉन कहने लगे। एंड अकाउंट ऑफ हिज रोबस्ट फिगर, इनका जो रोबस्ट फिगर है हम देख सकते हैं कैसे इनकी बॉडी अच्छी खासी है, तो और यंग टाइम में और अच्छी रही होगी, सो उसके अकॉर्डिंग इनको इनके जो कोच थे वो कहने लगे थे इन्हें प्लेटॉन, ओके। फिर उसके बाद सन ऑफ वेल्दी एथेंस फैमिली, और ये एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, ओके। एक अच्छे वेल्दी किंग के बच्चे थे ये। सर्व्ड इन द एथेंस आर्मी ड्यूरिंग प्लोपोनेशियन वॉर, और जब प्लोपोनेशियन वॉर चल रहा था तो ये एथेंस के साइड से आर्मी में अपने आप को दिए भी थे, समर्पण भी किए थे, वहाँ से उनके साइड से लड़ाई करते थे, ठीक है, फेवर में एथेंस के। स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस बाय हुम ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड, जो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे उनसे भी वो बहुत इन्फ्लुएंस थे। अलॉन्ग विथ हिज मेंटोर, अपने मेंटोर यानी कि अपने टीचर्स सोक्रेट्स से तो हुए थे, और अपने स्टूडेंट एरिस्टोटल से भी हुए थे। देखिए एरिस्टोटल इनके स्टूडेंट थे, यहाँ पे कैसे बताया हुआ है कि इनके जो स्टूडेंट एरिस्टोटल थे और जो सोक्रेट्स इनके टीचर थे, उन दोनों लोगों से ये खास इन्फ्लुएंस हुए थे, ओके। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉरी हाँ ये रहा। फिर यहाँ पे लिखा है प्लेटो हेल्प टू ले द फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी एंड साइंस, जैसा कि हम लोग अभी इतने देर से पढ़ रहे थे कि वेस्टर्न फिलोसफी और साइंस के ये फादर भी थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। सो गाइज ये आज का क्लास यहीं फिनिश होता है। एंड मैं दूसरा चीज़ ये बताऊँगी कि अभी प्लेटो की क्लासेस ख़त्म नहीं हुई हैं, 2 लेक्चर्स एटलीस्ट लगेंगे, या फिर अगर आपको कंफर्टेबल होगा तो बताएगा 1 घंटे की एक क्लास हो जाएगी और सारी चीज़ें उसमें ओवर हो जाएंगी, ठीक है। प्लेटो की जो थ्योरी थी उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी। अभी उनकी थ्योरी ऑफ आइडिया, जस्टिस, एजुकेशन, कम्युनिज्म, फिलोसफी किंग, ये सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। आगे भी बहुत सारी चीज़ें, उनका किस पे इन्फ्लुएंस था, क्या था, सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। सो अभी के लिए थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द चैनल, ओके, थैंक यू।